गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम आपको पैरामीशियम के बारे में बात करेंगे आपसे। पैरामीशियम प्रोटोजोआ का सदस्य है और इसको स्लीपर एनिमल कुली कहते हैं। अगर इसका क्लासिफिकेशन देखें हम तो इसका फाइलम प्रोटोजोआ, सब फाइलम सिलियोफोरा, क्लास सिलिएटा, ऑर्डर हाइमेनोसेस्ट्रोमेटिडा, जीनस पैरामीशियम, स्पीसीज कॉर्डेटम। तो पैरामीशियम कॉर्डेटम के बारे में हम बात करेंगे आज आपसे। इसकी संरचना, शेप कैसी है, संरचना कैसी है और ओवल ग्रूव, इसके स्ट्रक्चर के बारे में, जो संरचना में दी हुई चीजें हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। ओरल ग्रूव है, पेलिकल है, समतंतुअक कहते हैं, सीलिया है जिन्हें पक्षमाप कहते हैं, कोशिका द्रव्य है, न्यूक्लियस है, कॉन्ट्रैक्टाइल एपरेटस है, संकुचनशील धमनियां, ओरल एपरेटस है और साइटोफेगी है। ये संरचना में ये चीजें शामिल होंगी जिनके बारे में हम बात करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे लोकोमोशन की और न्यूट्रिशन की। लोकोमोशन इसमें किस तरह से होगा और पोषण किन विधियों से होता है, कैसे पाचन होता है, उन सब की बात करेंगे। संरचना में अगर हम देखते हैं तो इसकी साइज अगर हम देखें तो ये एक सूक्ष्म तरचीय जीव होता है जो नेकटाइज से एक डॉट जैसे प्रतीत होता है। इसकी विभिन्न जातियों की लंबाई अलग अलग होती है, जो 80 माइक्रोन से लेकर 350 माइक्रोन तक होती है। पैरामीशियम कॉर्डेटम, जो कि सबसे अधिक बड़ी जाति है, की लंबाई 170 से 290 माइक्रोन तक होती है और इसके बेलनाकार शरीर का बड़े से बड़ा व्यास इसकी कुल लंबाई का 2/3 होता है। पैरामीशियम ऑरेलिया लगभग 120 से 250 माइक्रोन लंबा होता है और सामान्यतः एक ही जाति के प्राणियों में आकारिकी तथा फिजियोलॉजी संबंधी कुछ सूक्ष्म भिन्नताएं होती हैं। जेनिंग ने पैरामीशियम की एक ही जाति में लंबाई और साइज में विभिन्नता के अनुसार 8 प्रजातियां ज्ञात की। आकृति की बात अगर हम करें तो पैरामीशियम है, ये इसका अग्र सिरा, ये पश्च सिरा। आकृति इसकी स्लीपर शेप या सिगार शेप या स्पाइंडल शेप इनकी सामान्यतः आकृति होती है। ये असममितीय होती है। अपनी स्लीपर तुल्य आकृति के कारण पैरामीशियम को स्लीपर एनिमल कुली भी कहते हैं और इसका शरीर लंबा, अग्र सिरे पर ब्लंट तथा गोलीय और पश्च सिरे पर नुकीला होता है। आर पार क्रॉस सेक्शन में ये वृत्ताकार दिखाई देता है। मध्य भाग से कुछ पीछे का व्यास सबसे अधिक होता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इसका व्यास अधिकतम होता है। ये व्यास अधिकतम है। यहाँ पे आगे ये ब्लंट है, ये एंटीरियर एंड है, ये पोस्टीरियर एंड है। पूरे शरीर पर पक्षमाभ फैले होते हैं और आगे इसकी बात करते हैं। तीसरी बात हम यहाँ पे करेंगे ओरल ग्रूव की। ये ओरल ग्रूव है। शरीर की वेंट्रल साइड पे एक स्पष्ट और तिरछा छिछला गर्त होता है जिसे ओरल ग्रूव कहते हैं। ये शरीर के मध्य से प्रारंभ होती है और अग्र सिरे के बाएं पार्श्व तक फैल जाती है। मुख खांच पीछे की ओर कुछ गहरी
होकर या वेस्टिब्यूल बनाती है। और यह वेस्टिब्यूल, ये वेस्टिब्यूल बनता है यहाँ पे बकल कैविटी, ये पीछे की तरफ ये ओरल ग्रूव, पीछे की तरफ ये वेस्टिब्यूल, और वेस्टिब्यूल के पीछे की तरफ हम देखेंगे तो ये बकल कैविटी ये बन जाएगी यहाँ की, और बकल कैविटी में खुलती है। ये वेस्टिब्यूल यहाँ से ये बकल कैविटी में खुल जाती है, और जिसमें मुख या साइटोस्टोम होता है। तो आगे चलेंगे तो ये साइटोस्टोम की बात करते हैं। इतना गहरा गर्त होता है जिसमें ओरल ग्रूव भी है, वेस्टिब्यूल शामिल होता है और बकल कैविटी शामिल होता है। फिर ये माउथ आता है, साइटोस्टोम जिसे हम कहते हैं। उसके बाद में ये उससे साइटोटैक्टिक का निर्माण होता है। ये डाइजेशन में हम बात करेंगे। पेलिकल की बात करते हैं। ये सबसे बाहर हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करते हैं तो उसके बाहर पेलिकल उपस्थित होती है। तो हम कहते हैं कि शरीर का बाहरी आवरण जीवित, दृढ़ और प्रत्यास्थ क्यूटिकल झिल्ली का बना होता है, जिसे पेलिकल कहते हैं। जब अभिरंजित जंतु को सूक्ष्मदर्शी में देखा जाता है तो तनुत्वक या पेलिकल में नियमित रूप से पंचभुजी या षष्ठभुजी गर्त दिखाई देते हैं, और जिनके किनारे ऊपर होते हैं, और प्रत्येक जिनके किनारे उभरे होते हैं, और प्रत्येक पंचभुजी या पक्षमाभी स्पेस गर्त के मध्य में एक सीलियम निकला हुआ होता है। ये जो सीलिया निकल रहा है वो पंचभुजी जो पट्टी जैसी संरचनाएं देखने को मिलती है। जैसे हम बेंजीन रिंग हेक्सागोनल कहते हैं तो यहाँ पेंटागोनल रिंग जैसी स्ट्रक्चर्स होती है, उनके बीच में एक हल्का गर्त होता है और वहां से ये सीलिया निकला हुआ होता है। इस तरह की आकृति यहाँ बाहर की ओर अगर हम इसकी तनुत्वक में देखें तो वो देखने को मिलती है। इसके बाद सीलिया की बात करते हैं। आपने साइटोलॉजी में सीलिया और फ्लैजेला की बात पढ़ी होगी, तो सीलिया और फ्लैजेला में वहां अंतर देखा होगा कि सीलिया और फ्लैजेला में क्या अंतर है। मैं छोटा सा अंतर बता देता हूँ। सीलिया की लंबाई बॉडी की लंबाई से छोटी होती है, जबकि फ्लैजेला की लंबाई उस जंतु की कुल लंबाई से बड़ी होती है। ये बहुत बड़ा अंतर है इनमें। सीलिया की संख्या बहुत सी होती है और फ्लैजेला की संख्या 1, 2 या अधिकतम 8 तक हो सकती है। ये दूसरा बड़ा अंतर है। बाकी सीलिया अकेला काम करता है, सीलिया ग्रुप में काम करता है, गति करता है तो ग्रुप में गति करने में मदद करता है, जबकि फ्लैजेला सिंगल फ्लैजेला भी जंतु को गति दे देता है। वो हम यूग्लिना में भी आगे चल के बात करेंगे। सीलिया की बात करें यहाँ पे तो जंतु के संपूर्ण शरीर पर असंख्य महीन छोटे छोटे सीलिया होते हैं, और इनकी लंबाई 10 से 12 माइक्रोन तथा व्यास 0.27 माइक्रोन का होता है। और इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से हमें देखने पे पता लगता है कि इनकी संरचना में अगर हम काट के देखते हैं तो एक झिल्लीदार आवरण में बंद मैट्रिक्स होता है, और यह आवरण जंतु शरीर की बाहरी कोशिका झिल्ली सेल मेम्ब्रेन के साथ कंटिन्यू होता है, के साथ सतत होता है। मात्र द्रव्य जिन्हें मैट्रिक्स कहते हैं के अंदर पक्षमाभ की संपूर्ण लंबाई में फैले हुए 9 परिधीय 9+2 तंतुओं का सब फाइब्रिल अरेंजमेंट आप देखने को मिलता है इसमें। तो 9 परिधीय अनुदैर्घ्य तंतु और 2 केंद्रीय तंतु या सब उप तंतु जिन्हें हम कहते हैं वो यहाँ देखने को मिलते हैं। उप तंतुओं के प्रत्येक जोड़े के एक उप तंतु में छोटी छोटी भुजाएं और प्रवर्धों की दोहरी पंक्ति होती है, जो कि एक ही दिशा या क्लॉकवाइज रूप से व्यवस्थित होते हैं। इस तरह से 9+2 सब फाइब्रिल अरेंजमेंट देखने को मिलता है। केंद्रीय तंतु परिधीय तंतुओं के बीच 9 सहायक तंतु भी उपस्थित होते हैं। ये सीलिया और फ्लैजेला में आपने देखा होगा उस वक्त की संरचना की बात। आंतरिक संरचना में हम क्या क्या चीजें यहाँ उपस्थित हैं उनकी बात करते हैं। ये साइटोप्लाज्म है, और साइटोप्लाज्म के अंदर क्या क्या चीज देखने को मिलती है। साइटोप्लाज्म का बाहरी हिस्सा जिसे हम कहते हैं
एक्टोप्लाज्म या एक्सोप्लाज्म। एक्टो कहते हैं या एक्सो कहते हैं। दूसरा पार्ट है एंडोप्लाज्म। तो बाहरी एक्टोप्लाज्म, भीतरी एंडोप्लाज्म यहां देखने को मिलता है। और एक्टोप्लाज्म जो है उसमें जिसे कहते हैं कि इंफ्रासीलियरी सिस्टम और ट्राइकोसिस्ट उपस्थित होती है, वहां से ओरिजिन होती हुई एंडोप्लाज्म के अंदर सेल ऑर्गेनेल्स देखने को मिलते हैं। तो जो ये एंडोप्लाज्म है इसमें आप देखेंगे क्या क्या चीजें देखने को मिलती हैं। माइटोकॉन्ड्रिया आपको देखने को मिलेगा इसमें, यहाँ पर भी देखेंगे तो ये साइटोप्लाज्म है और इसमें लिखा होगा कहीं कहीं माइटोकॉन्ड्रिया, लेकिन इसके अंदर जो है माइटोकॉन्ड्रिया आपको देखने को मिलेंगे, गोल्जी बॉडी देखने को मिलेगी, राइबोसोम्स, क्रिस्टल्स, रिजर्व फूड मटेरियल, फूड ग्रेन्यूल्स यहाँ देखने को मिलते हैं। और यहाँ पर एंडोप्लाज्म में एक सहजीवी, एक कोशीय सहजीवी एल्गी देखने को मिलती है जो क्लोरेला। केंद्रक मिलता है, ये आपको केंद्रक देखने को मिलेगा। केंद्रक की खास बात होती है कि एक बड़ा केंद्रक होता है जिसे मैक्रोन्यूक्लियस कहते हैं, एक छोटा केंद्रक होता है जिसे माइक्रोन्यूक्लियस कहते हैं। छोटा केंद्रक जो होता है मेल न्यूक्लियस कहलाता है और बड़ा न्यूक्लियस जो होता है मैक्रोन्यूक्लियस वो फीमेल न्यूक्लियस कहलाता है। इसके अतिरिक्त ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होती है, एक अग्र सिरे पर होता है जिसे एंटीरियर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल कहते हैं और एक पश्च सिरे पे होता है जिसे पोस्टीरियर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल कहते हैं। और इनकी चारों तरफ रेडिएटिंग कैनाल्स होती हैं जो कि इसको निर्माण में मदद करती हैं बड़ी कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल बनाने में। और यहाँ पे फूड वैक्यूल्स या खाद्य धानियां जो है वो देखने को मिलती हैं, जो कि यहाँ साइटोस्फेरिंग्स जिसे हम कहते हैं उसके द्वारा ये निर्मित होती हैं। साइटोप्लाज्म में घूमती फिरती ये इसमें यहाँ डाइजेशन होता है और उसके बाद पोस्टीरियर साइटोफेग द्वारा बाहर निकाल दी जाती है। इस तरह की प्रक्रिया यहाँ पर देखने को मिलती है। अब बात हम कहते हैं इंफ्रासीलियरी सिस्टम की बात कहते हैं, तो यहाँ पर इंफ्रासीलियरी सिस्टम जो कि हम कह रहे हैं एक्टोडर्म से बाहर निकलती हुई होता है, जहाँ पर जैसे हम ट्राइकोसिस्ट और काइनोटिडेस्मेटा की बात करते हैं तो उसमें एक तो बेसल बॉडी होती है और एक जो है काइनोटिडेस्मेटा होता है जो बाहर की तरफ जो है निकला हुआ होता है। यहाँ पे ट्राइकोसिस्ट भी देखने को मिलता है, विशेष रूप से छड़ सदृश या अंडाकार अंगक जो संपूर्ण एक्टोप्लाज्म के आधार काय जिसे हम बेसल ग्रेन्यूल बोल रहे हैं से के साथ में एकांतरित रूप में पाए जाते हैं। तो उनके बीच बीच में ये ट्राइकोसिस्ट जो है वो देखने को मिलती है। ये बात होती है इसकी। इसके बाद में हम बात कर रहे हैं केंद्रक की। पैरामीशियम में हमने बात की कि हेट्रोकैरियोटिक प्राणी होता है ये, इसमें दो प्रकार के केंद्रक होते हैं, एक मैक्रोन्यूक्लियस होता है, अभी मैंने बात की आपसे कि एक माइक्रोन्यूक्लियस होता है। मैक्रोन्यूक्लियस जो है वो आकृति लगभग किडनी शेप होती है और इसमें केंद्रक झिल्ली या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है स्पष्ट होती है। ये पॉलीप्लॉइड होता है, इसमें बहुत सी केंद्रिकाएं उपस्थित होते हैं और क्रोमैटिन मटेरियल डीएनए होता है। इसे सोमेटिक या वेजिटेटिव न्यूक्लियस कहते हैं। और यहाँ पर लघु केंद्रक की उपापचय क्रियाओं को नियंत्रित करने का काम करता है। जनन क्रिया में लघु केंद्रक की से इसकी उत्पत्ति होती है। जब जनन होगा तब इसका निर्माण माइक्रोन्यूक्लियस से ही होगा। माइक्रोन्यूक्लियस की बात करते हैं तो गुरु केंद्रक की सतह पर बने गर्त में लघु केंद्रक होता है। ये प्राय गोलाकार होता है, इसके चारों तरफ केंद्रक झिल्ली होती है और इसमें गुणसूत्रों की द्विगुणित संख्या होती है। पैरामीशियम ऑरेलिया में एक निश्चित केंद्रिका होती है जबकि कोलेटम में केंद्रिका का अभाव होता है। ये जीव की जनन क्रियाओं का नियंत्रण करता है। ये जिसे हम माइक्रोन्यूक्लियस कहते हैं, एक्चुअल न्यूक्लियस जो कि जनन क्रियाओं को कंट्रोल करने वाला है वो यही है। ये मैक्रोन्यूक्लियस है जिसे वेजिटेटिव न्यूक्लियस कहते हैं। अब कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल आता है, तो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल की बात मैं आपसे कर चुका कि एक अग्र सिरे पर होती है, एक पश्च सिरे पर होती है। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल दोनों
तरफ में एंडोप्लाज्म में ये स्थित होती है और इसमें बीच में एक बड़ी वैक्यूल होती है जिसके चारों तरफ 6 से 10 रेडियल कैनाल उपस्थित होती है, ये बाहर की तरफ। कंट्रैक्टाइल वैक्यूल जो होती है वो सामान्यतया काम करती हैं संकुचनशील धानियां ओस्मोरेगुलेशन का काम करती हैं अतिरिक्त, क्योंकि ये फ्रेश वाटर में रहने वाला एनिमल है और अतिरिक्त मात्रा में जल जब इसमें बॉडी में एंटर कर जाता है तो उसे बाहर निकालना जरूरी हो जाता है, तो इन्हीं कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स की सहायता से ये बाहर निकालता है। फिर आती हैं फूड वैक्यूल्स। मैंने अभी बात की कि साइटो स्टोम जो होता है इससे ये फूड वैक्यूल का निर्माण होता है जो साइटोप्लाज्म में डाल दिया जाता है। साइक्लोसिस की प्रोसेस होती है जिसके द्वारा ये फूड वैक्यूल्स इसके पूरे एंडोप्लाज्म में घूमते हुई सर्कुलेट होती हुई आती है, जिससे कि यहाँ पर डाइजेशन भी होता है और उसके बाद में इसका एसिमिलेशन भी कर लिया जाता है। रेस्ट मटेरियल जिसे हम कहते हैं वेस्ट, जिसको साइटोफेगी के द्वारा ये फूड वैक्यूल प्लाज्मा झिल्ली के संपर्क में आके पीछे की तरफ और बाहर उंडेल दिया जाता है। ये बात यहाँ पर हम देखते हैं, ये साइटोफेगी हो गई, ये ओरल एपरेटस की बात करते हैं यहाँ पे कि ये इस तरह से ये संरचना हुई, इसके बारे में हमने आपसे बात की। इसकी स्टडी करना और आगे हम बात करेंगे कि इसमें लोकोमोशन कैसे होता है और पाचन की क्रिया कैसे होती है। थैंक यू वेरी मच।